नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो तीसरा पेपर है ऑप्टिक्स उसे पढ़ रहे हैं। हम लोग फर्मा के नियम से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति पढ़ रहे थे। तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्मा के नियम से अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे हम लोग आज व्युत्पन्न करने वाले हैं। प्रथम नियम को तो अपने कल देख चुके थे। जो दूसरा नियम है जिसके अंदर अपने सिद्ध करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसका अनुपात एक नियतांक के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक तल मानोगे कि M1 और M1 और M2 जो है आपके पास में क्या है, एक तल है और यहाँ से आ रही है एक प्रकाश की किरण। ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण आ रही है और एक साइड मोड़ देता हूँ मैं, इसे इस साइड मोड़ देता हूँ और इस तरीके से ये आपके पास में है। थोड़ा आगे और ले जाते हैं इसे। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले आप लोग ये जो +2 की ऑप्टिक्स है और इससे पहले आप 10वीं में थोड़ा बहुत जो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हो उसे जरूर पढ़ लेना, ताकि आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिसके अंदर आपको ये पता हो कि दर्पण में या लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तब प्रतिबिंब कौन सा बनेगा और कैसा बनेगा, किस प्रकार की उसकी आकृति होगी, आभासी, सीधा, उल्टा, या किस प्रकार का वो बनने वाला है, छोटा बड़ा, जहाँ भी आप लोग उसे रखते हो। और उसमें पॉइंट, कौन से पॉइंट को अपने वक्रता केंद्र बोलते हैं, कौन सी वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ ध्रुव होता है। ठीक है, वो सारी बातें आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके अलावा कब अपने दूरियों को धनात्मक लेते हैं, कब ऋणात्मक लेते हैं, कब ऊंचाई को ऋणात्मक लेंगे, कब धनात्मक लेंगे, वो सारे पॉइंट आप लोग पहले से क्लियर रखो अपनी। तो ये अपनी पॉइंट O है। ठीक है, ये A और इसे मैं B लिख देता हूँ और फिर C आ जाएगा और D आ जाएगा। ठीक है, ये अभिलंब मान लेते हैं, N डैश से लिख देता हूँ मैं इसे। ये आपके पास में अभिलंब है और ये U है और ये V है। अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बना रही है वो I है और जो परावर्तित कोण बना रही है वो R है। ठीक है, इतना करने के बाद में अपने इसका डेरिवेशन सोल्व करना शुरू करते हैं और उसके अंदर ये कोण कितना आ जाएगा, I तो आ जाएगा, एकांतर कोण है, और ये जो कोण है वो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये कितना है, 90 डिग्री है। इन सारी बातों की अपने आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो अपने इसमें देखेंगे कि ये अपनी जो पृथक करने वाला पृष्ठ है M1 और M2, इसके दोनों तरफ जो माध्यम है उनका अपवर्तनांक क्या है, बिल्कुल अलग है। एक का अपवर्तनांक, एक जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, μ1 है, तो दूसरे का अपवर्तनांक कितना होगा, μ2 होगा। तो अपवर्तनांक अलग है तो इसके अंदर प्रकाश का जो वेग आएगा वो कितना आएगा, एक में v1 आएगा और एक में v2 आएगा। जैसे यहाँ कितना हो, v1 हो, तो यहाँ कितना होगा, v2 होगा। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना लिखते हैं, हमेशा c लिखते हैं। तो μ = c/v जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये तो c/v1 बनेगा और ये c/v2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में μ1 और μ2 के फॉर्मूले आ जाते हैं। एक में तो अपने लिख दिया μ = c/v से और दूसरे में अपने μ = c/v से लिख दिया है। अपने v1 और v2 के मानों की जरूरत पड़ेगी। तो v1 का मान देख लीजिए कितना आएगा, v1 का मान इसे यहाँ ले जाएं और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर v2 इधर आ जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। v2 = c/μ2। तो ये हमारे पास में मान आ जाते हैं किसके, v1 और v2 के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि A से B तक प्रकाश जब गमन करता है तो उसे कितना समय लगता है। अपने लिखते हैं इसमें A से B तक प्रकाश को गमन में लगा समय
स्मॉल टी मान लेते हैं कि इसे कितना समय लग रहा है, स्मॉल टी लग रहा है, जो किसके बराबर है अपना, जो बराबर है u अपॉन ये u अपॉन वेग, कितने वेग से ये गति कर रहा है, दूरी बटा चाल, प्लस ये आपके पास में u है, सिर्फ u, दूसरा आपके पास में v, ये जो दूरी है v अपॉन इसमें चाल कितनी है v2 है। ठीक है, तो t का मान आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा u अपॉन v1 का मान यदि रखें तो कितना आएगा c अपॉन म्यू 1 और v अपॉन c अपॉन म्यू 2, ये मान जो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसे थोड़ा सोल्व किया जाए तो ये आएगा t इक्वल म्यू 1 ऊपर चला गया और यहाँ बचा आपके पास म्यू 1 और म्यू 1 u बटा c, म्यू 2 v और c, ये मान जो आपके पास में बच जाएगा। आगे सोल्व किया जाएगा इसे तो t इक्वल आएगा 1 बटा c और अंदर बचता है म्यू 1 u प्लस म्यू 2 v, म्यू 1 u प्लस म्यू 2 v। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपने देखा होगा कि जब परावर्तन के लिए अपने t का मान ज्ञात कर रहे थे तो लगभग उसके जैसा ही है ये फॉर्मूला, बस फर्क है कि इसका माध्यमों के अपवर्तनांक का, यहाँ माध्यम के अपवर्तनांक जो है वो क्या है, दोनों में अलग है, और वहाँ पर अपने वायु के लिए इसे सोल्व किया था। तो ये आपके पास में t का मान आ गया, t इक्वल 1/c और 1/c म्यू 1 u प्लस म्यू 2 v। आपको मान ज्ञात करने पड़ेंगे u और v के, किसके मान ज्ञात करने पड़ेंगे आपको, u और v के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इस साइड में सारे मान जो है वो लिखते जाएंगे, जैसे ये मान होंगे और आगे देखिए आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा किसका, u का और v का, ताकि आप लोग इस समीकरण के अंदर वो मान रख सको। तो u का मान आपको कौन से त्रिभुज से ज्ञात होगा, इस त्रिभुज से आपको u का मान जो है वो ज्ञात हो जाएगा। इस त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो ये इस त्रिभुज का कर्ण है, ये आधार है, इसके अलावा लंब जो है DO, इसका मान कितना है हमें नहीं पता। तो आप लोग यहाँ क्या करोगे, यानी आप लोग मान ज्ञात करोगे m का, किसका, m का, m किसके बराबर, u कोस i के, आधार बराबर होता है कर्ण कोस थीटा के, तो u का मान कितना, m अपॉन कोस i, यानी u इक्वल m सेक i। इसी तरीके से मान ज्ञात होगा किसका, n का, ये n है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन है, v और कोस r, थीटा की जगह कितना है r, और v किसके बराबर, n अपॉन कोस r के या n सेक r के। तो ये बना v इक्वल n सेक r, v इक्वल कितना बना, n सेक r, और u इक्वल बना m सेक i, m सेक i और n सेक r। दोनों मानों को अपने जरूरत है दोनों मानों की उठा लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं t इक्वल 1/c, t इक्वल 1/c, म्यू 1 अपनी जगह रहेगा, u का मान आप लोग रख दो कितना, m सेक i, m सेक i प्लस म्यू 2 की जरूरत है, म्यू 2 को रखेंगे, v का मान रख देते हैं, वैसे हटा भी नहीं सकते इसे, ठीक है। म्यू 2 n सेक r रख दिया और अपॉन में c है जो अपने बाहर रखा हुआ है, अंदर ले जाते हैं इसे, तो कितना आ गया, ये समीकरण जो आपके पास में प्राप्त हो जाती है, म्यू 1 m सेक i प्लस म्यू 2 n सेक r। फर्मा का नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फर्मा के नियम से t क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। फर्मा के नियम से t न्यूनतम होना चाहिए, t न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अधिकतम की सीमा आपको पता ही नहीं है, अधिकतम कितना लोगे, ले ही नहीं सकते अपनी, परंतु न्यूनतम की सीमा हमारे पास में है। अतः dt इक्वल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी इस समीकरण का आप लोग अवकलन करोगे वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो ये टर्म भी 0 में चली जाएगी। तो आपके पास में क्या आने वाला है, आपके पास में आने वाला है म्यू 1 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, आपको अवकलन करना है किसका, सेक i का, सिर्फ किसका अवकलन होगा, यहाँ सेक i का अवकलन होगा, और सेक i का अवकलन कर देते हैं सेक i और टेन i, सेक i टेन i और साथ में di, क्यों, क्योंकि हमने तो dt के सापेक्ष कर रहे हैं, di अपॉन dt आएगा जो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा म्यू 1 m सेक i टेन i प्लस di प्लस म्यू 2 n सेक r और टेन r बराबर कितना,
0। यानी आपके पास में समीकरण जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, वो बनेगी μ1 m sec i tan i di प्लस तो पहले ही है, आगे ले जाएंगे इसे, माइनस μ2 n sec r tan r और कोई समीकरण नंबर XYZ, समीकरण नंबर 2 लगा देता हूँ इसे, ठीक है, और तो किसी को लगाया नहीं अपने, तो ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। कितनी, μ1 m sec i tan i di इक्वल माइनस μ2 n sec r tan r और dr, ठीक है, और dr, यहाँ भी dr आएगा, भी साथ में dr, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसका, तो dr बटा dt आएगा जो आगे 0 में चला जाएगा, तो ये आएगा माइनस का μ2 n sec r tan r और dr। इतना करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये लिखना पड़ेगा कि O की प्रत्येक स्थिति के लिए, O की प्रत्येक स्थिति के लिए, O को कहीं भी लेकर के जाओ आप लोग, DO प्लस OC जो है उसका मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आगे लिखोगे आप लोग इसमें कि O की किसी भी दूरी के लिए I और R तो आपके बदल सकते हैं, पर COOD हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। इस समीकरण की जरूरत है अपने जो लास्ट में लिख रखा है, तो अपने लिखेंगे O की प्रत्येक स्थिति के लिए, O की प्रत्येक स्थिति के लिए DO प्लस OC जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमेशा क्या रहने वाला है आपके पास में, कांस्टेंट रहने वाला है। तो मान ज्ञात कर लेते हैं अपने CO और DO का। तो CO का यदि आप लोग मान ज्ञात करो इसमें CO का, तो CO का मान आपके पास में देखिए कितना आने वाला है। CO का मान आपके पास में आने वाला है M10। देखिए एक तो आपको मान ज्ञात करना है इस DO का, और एक मान ज्ञात करना है आपको इस OC का, ठीक है। tan i और tan r के रूप में ये मान आपको मिल जाएंगे। तो एक तो मान मिलेगा tan i के रूप में और एक मान मिलेगा आपको tan r के रूप में, ठीक है। tan i अपॉन tan r के रूप में मान प्राप्त होंगे। लंब बटा आधार अपने इसमें लगाना पड़ेगा, तो लंब की जगह तो अपने यहाँ तो रखा जाएगा DO और आधार की जगह यहाँ रखा जाएगा M, ठीक है। तो DO जो है वो कितना आएगा, वो आएगा M10 i, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा OC अपॉन n, ये इसका आधार है। तो यहाँ से OC का मान आएगा N10R। दोनों मानों को उठा लेते हैं और आपके पास में आएगा M10 i प्लस N10R बराबर कांस्टेंट। ये बात है, M10 i प्लस N10R, ठीक है। M10 i प्लस N10R किसके बराबर, आपका ये नियतांक के बराबर है। आगे बढ़ते हैं और इस समीकरण का कर देते हैं अवकलन। तो अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी लाइन लिख देना आप लोग, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाए तब देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m, और 10 का कर रहे हैं तो sec स्क्वायर i आएगा, और di प्लस n sec स्क्वायर r dr बराबर कितना, 0। तो m sec स्क्वायर i di प्लस n sec स्क्वायर r dr बराबर 0। तो ये आ जाएगा m sec स्क्वायर i di बराबर माइनस का n sec स्क्वायर r और dr, और समीकरण नंबर कोई, जैसे समीकरण नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग, समीकरण 3 बटा समीकरण 4, ठीक है। देखिए समीकरण 3 में समीकरण 4 नहीं है, समीकरण 2 है ये 2 है, ये 3 है, तो समीकरण 2 में 3 का लगा देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, समीकरण 3 का भाग लगा देते हैं। उससे देखिए आपको क्या मिलेगा। तो पहले तो समीकरण 2 को लिख देता हूँ। समीकरण 2 आपके पास में है μ1 m sec i tan i di, ठीक है। और ये है आपके पास में m sec स्क्वायर i di बराबर, ये कितनी है, माइनस का μ2 n sec r tan r
डी आर, ठीक है। ऊपर जो है वो कितना है, वो है माइनस का एन सेक स्क्वायर आर, डी आर से डी आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एन से एन कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एम से एम कैंसिल, इससे ये और इससे ये। मान बचा सिर्फ आपके पास में म्यू1 tan i और सेक i, ठीक है। किसके बराबर, म्यू2 tan r और सेक r के बराबर। ये समीकरण जो है यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसे थोड़ा और सोल्व कर लो, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसे, तब देखिए आपके पास में क्या बचेगा। इसे यदि थोड़ा और सोल्व कर लें तो ये है म्यू1 और tan i को क्या लिख सकते हैं, tan i को लिख सकते हो sin i बटे cos i, ठीक है। साइन बटा कोस के रूप में अपने tan को लिखते हैं और सेक को किस रूप में लिखते हैं, 1 बटा कोस लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से म्यू2 और tan को लिखोगे sin r cos r, ठीक है। sin r और cos r, sec r को क्या लिखोगे, 1 बटा कोस, ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल। आपके पास में सिर्फ बचा म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, ठीक है। यानी पहले जो माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू1 उसे sin i से मल्टीप्लाई करना है, यानी म्यू1 जो है इसे इस कोण की जो आपके पास में ज्या आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो अपवर्तनांक म्यू2 है इसे इसकी ज्या से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं और अपने जो फॉर्मूला व्युत्पन्न करना है वो फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। यहाँ आपके पास में बन जाएगा sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r, ये इसके भाग में, तो ये चला जाएगा इसके भाग में, और कितना आएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 आएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 आएगा। इसे लिख देते हैं 1 म्यू2, और ये जाना जाता है स्नेल के नियम के नाम से। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखना है और ढंग से याद रखना है, ठीक है। sin i अपॉन sin r इक्वल म्यू2 अपॉन म्यू1, और किसके बराबर, 1 म्यू2, 1 म्यू2, और ये क्या है आपके पास में एक नियतांक है, ठीक है। ये आपके पास में अपवर्तन का दूसरा नियम था, जिसके अंदर अपने पढ़ करके आए कि एक तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगी, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ओ पर तीनों एक ही तल में। दूसरा बताता है कि जो आपके पास में आपतित किरण है उसके लिए आपतन कोण जो आपके पास में, उस आपतन कोण की ज्या का मान परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात के, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन ये अपवर्तन कोण जो है, इन दोनों की ज्या जब आप लोग लेते हो तो उनका अनुपात जो है हमेशा क्या रहता है, एक नियतांक रहता है, और वो नियतांक बराबर होता है माध्यमों के अपवर्तनांकों के बराबर, उल्टा बराबर है ये म्यू2 अपॉन म्यू1 के। यानी जो आपके पास में आपतन, ये जो आपतन कोण है उस आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात किसके बराबर है, जो माध्यम है उनके अपवर्तनांकों के बराबर है, माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर है। यानी आप लोग बोल सकते हो कि ये किसके बराबर है, ये एक नियतांक के बराबर है, ठीक है। यहाँ से जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो समझना ढंग से। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आगे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बार बार कुछ एक टर्म्स आपके लिए आएंगे, जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं पर ऐसी टर्म लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ जो मैंने लिख रखा है, देखो इसे स्नेल के नियम को, ऑप्टिक्स में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको साथ में जोड़ते हुए चलना है आप लोगों को, फिर सारी बातें एक साथ देखोगे तो दिक्कत नहीं आए। sin i अपॉन sin r म्यू2 अपॉन म्यू1, और किसके बराबर है, 1 म्यू2 के बराबर है। इसे लिखा कैसे गया है इस बात पर आप लोग जरूर ध्यान देना। इसे लिखा गया है जैसे ये आपके पास में आपतन कोण की ज्या है और ये परावर्तन कोण की ज्या है, इनका अनुपात किसके बराबर है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर है। ये जो उल्टा अपवर्तनांक है ना, इनके बराबर है। पहला जो कोण है, पहला जो भी कोण है, आई कोण है आपके पास में, उसका अपवर्तनांक तो चला गया इसके नीचे, और जो दूसरा कोण है उसका अपवर्तनांक चला गया आपके पास में ऊपर, ठीक है। और किसके बराबर आ रहा है, 1 म्यू2 के बराबर आ रहा है। यानी ये जो आपको लिखा हुआ मिलेगा ना 1 म्यू2, इसको आप लोग लिखोगे
μ2/μ1। क्या लिखोगे, μ2/μ1। यानी ये जो टर्म लिखी गई है इसके अंदर 2 वाली टर्म है वो तो ऊपर आ रही है और 1 जो लिखा गया है वो नीचे आ रहा है, μ2/μ1। और ऐसा लिखने के बाद में जो आगे कोण आ रहे हैं, ऊपर तो आ रहा है आपका आपतन कोण और नीचे आ रहा है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि आई और आर का अनुपात आप लोग ज्ञात कर रहे हो, आपतन कोण और परावर्तन ये अपवर्तन कोण जो है उनकी बात कर रहे हैं, उनकी ज्या की बात कर रहे हैं, और वो किसके बराबर है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर है। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और ये किसके बराबर है, 1/μ2 के बराबर है। इस बात को जरूर आप लोग अपने शब्दों में जैसे भी आप लोग इसे याद रखते हो आप लोग याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, और वो अपना टॉपिक है अविपथी बिंदु। अविपथी बिंदु, गोलीय पृष्ठ जो होता है उसका गुण होता है अविपथन, अविपथता जिसे बोलते हैं। ये अपने फर्मा का नियम, फर्मा के नियम के अनुप्रयोग, ये बेसिक बातें जो थी ये कंप्लीट होती है। अब अपने ऑप्टिक्स के जो टॉपिक हैं जिनमें अपने गोलीय पृष्ठ वगैरह पढ़ते हैं, लेंस दर्पण जो भी पढ़ते हैं वो सारे यहाँ से शुरू आपके हो जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर आपका टॉपिक आता है अविपथी बिंदु। अविपथी बिंदु, अविपथी बिंदु, थ लिखा हुआ है भाई यहाँ, अविपथी बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो अविपथी बिंदु लिखा है उससे पहले ये अपथिता जो होती है इसका क्या मतलब है। आपके पास में जो अपवर्तक गोलीय पृष्ठ होता है, पहले लिख देता हूं इसके बारे में, अपवर्तक गोलीय पृष्ठ, जो आपके पास में अपवर्तक गोलीय पृष्ठ होता है इसका जो गुण होता है जिसे अपने कहते हैं अविपथता, अविपथिता, जिसे अपने क्या कहते हैं, अविपथिता कहते हैं। ये वह गुण है जिसके कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें, इसके अक्ष पर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से एक बिंदु पर फोकसित होती है। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित होती है या इस एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या इस एक बिंदु से आती हुई अपने को क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये जो दोनों बिंदु है इनको अपने कहा जाता है अविपथी बिंदु, और ये गोलीय विपथन से होते हैं बिल्कुल मुक्त। इन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं अपने, इन दोनों बिंदुओं को कहते हैं अविपथी बिंदु। ठीक है, देखिए अब आपको बताता हूँ कि अपने क्या लिख दिया है ये सब कुछ। अविपथता कुछ ऐसा लिखा जाएगा इसे, अविपथता। तो एक तो जब अपने इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम के अंदर मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कौन से बिंदुओं को अपने अविपथी बिंदु बोल रहे हैं और इसका मतलब क्या है। विपथन जो है वो लेंसों का एक दोष होता है, इसे हट करके बता रहा हूँ आपको। विपथन जो है वो क्या होता है, लेंसों का एक दोष होता है, और उसके बारे में भी अपने पढ़ने वाले हैं, पर वो आपके यूनिट सेकंड के अंदर आएगा, जो सिंपल बीएससी के और इंटीग्रेटेड वालों के यूनिट फर्स्ट में या लास्ट में दिया हुआ विपथन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे बाद में। अविपथन का मतलब आप लोग ये समझो कि आपके पास में कोई एक बिंब है और उसका बनना है प्रतिबिंब, तो एक बिंब है उसका एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसी रंग का बनना चाहिए, उसी पोजीशन पर बनना चाहिए। पर अगर वैसा नहीं बनता है, हालांकि इसकी जो सही परिभाषा है वो अपने आगे पढ़ने वाले हैं, पर आपको नॉर्मल जानकारी इसकी बता रहा हूँ विपथन की, कि विपथन का क्या मतलब है। तो उसका आपके पास में बनने वाला था प्रतिबिंब, आपके पास में बिंब का क्या बनने वाला था,
प्रतिबिंब बनने वाला था, परंतु आप लोग क्या देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब है उसके अंदर जो रंग आ रहा है, आकृति आ रही है, वो क्या है, उस बिंब से भिन्न है। ये जो दोष है इसे अपने विपथन के नाम से जानते हैं। यानी बिंब का बिंब जैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए थे, परंतु वैसा न बनकर के थोड़ा सा अलग बन गया, इसे अपने क्या कहते हैं, विपथन कहते हैं। अपने बात कर लेते हैं, जो अविपथी बिंदु लिखा है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ आपके पास में होना चाहिए। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कैसा होता है अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये तो आपके पास में सीधा क्या है, गोलीय पृष्ठ है, कि आपके पास में कोई भी गोलीय पृष्ठ है उसका अविपथता जो है वो एक गुण है। गोलीय पृष्ठ का अविपथता क्या है, एक गुण है। ये गुण क्या है, ये गुण बताता है कि जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसकी जो अक्ष है, जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ आपके पास में है उसकी जो अक्ष है, जैसे ये अक्ष है, इसके अक्ष पर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत, उसके अक्ष पर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत, जैसे इसकी अक्ष एस पर क्या है, कोई एक बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है। जैसे एस अपना क्या है, एस जो अपना है, ये एस हमारे पास में जो है, ये एस क्या है, ये अपने पास में बिंदु प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये एस क्या है, देखो सिर्फ परिभाषा इसकी, ये परिभाषा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसे कि परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है, डायग्राम वगैरह है नहीं इसमें, अपने आगे पढ़ेंगे इसे। तो आपने यहाँ क्या लिखा है कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की अक्ष पर स्थित, तो ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और ये इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत के लिए, तो ये इसकी अक्ष थी और इस पर मैंने रख दिया बिंदु प्रकाश स्रोत। इससे उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें जो है, इससे उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात, या तो अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर के क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, या जब अपने उसे देखते हैं तो उसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसे अपने जाना जाता है अविपथी बिंदु के नाम से। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं है, देखिए ये आपके पास में जैसे गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और ये आपके पास में स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, और इससे हो रहा है प्रकाश उत्सर्जित। जैसे इस दिशा में प्रकाश उत्सर्जित हो गया और ये हो गया प्रकाश इसका अपवर्तित। ठीक है, ये इस दिशा में प्रकाश जाकर के आपका क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। जाना चाहिए था इसे इस दिशा में, पर ये अपवर्तन के पश्चात इस साइड चला गया। इसे पीछे बढ़ाया मैंने, बढ़ा दिया पीछे मैंने, ये यहाँ पर मिला। तो जब मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, जब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, जब मैं इसे यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से देखने पर मेरे को ये लग रहा है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है पॉइंट आई से। कहाँ से आ रहा है, पॉइंट आई से आ रहा है। तो एस और आई जो दोनों पॉइंट मेरे पास में है, इन दोनों पॉइंटों को मैं बोलूँगा अविपथी बिंदु। इन दोनों को क्या कहूँगा, अविपथी बिंदु कहूँगा। यही बात समझ में। यानी एस आपके पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है, एस से लगातार प्रकाश उत्सर्जित होगा, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, अलग अलग दिशाओं में प्रकाश जाएगा, और सभी प्रकाश किरणें, ये एक जरूरी नहीं है, सभी दिशाओं में जाने वाली प्रकाश किरणें जहाँ से भी आप लोग देखोगे इस आई से आती हुई प्रतीत होगी, या आई पर वो क्या होगी, फोकसित होगी। ठीक है, इस पॉइंट को अपने किस नाम से जाना जाएगा, इन दोनों पॉइंटों को जाना जाएगा अविपथी बिंदु के नाम से। और साथ में बुक में आप लोग देखोगे तो आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी कि ये दोनों जो है वो गोलीय विपथन से होते हैं मुक्त। गोलीय विपथन के बारे में तो अपने पढ़ेंगे। सीधा विपथन मैंने आपको बताया कि एक ही जो बिंब है उसके अलग अलग प्रतिबिंब बन जाना, थोड़े मोटे बन जाना या अलग रंग के बन जाना, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी भी प्रकाश किरणें जा रही है, जहाँ भी जा रही है, जैसे अगर इस साइड भी कोई प्रकाश की किरण चली जाती तो वो भी इस साइड से आती हुई प्रतीत होती, यहाँ भी अगर कोई चली जाती इस दिशा में तो वो भी इस बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती। ठीक है, अब देखिए फिर से अविपथी बिंदु क्या होता है। अविपथी बिंदु अपवर्तक गोलीय पृष्ठों का अविपथता वह गुण होता है जिसके कारण इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात उसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इन दोनों बिंदुओं को कहा जाता है अविपथी बिंदु, और ये अपने जो विपथन होते हैं उससे क्या होते हैं, बिल्कुल मुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, और इसके अंदर देखते हैं कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपथी बिंदु जो है अपने को कहाँ प्राप्त होते हैं, कि जो अपना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसके लिए अविपथी बिंदु जो है वो कहाँ प्राप्त होंगे। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर अपने अविपथी बिंदु बनाएंगे। इसे जितना आपने पढ़ा है, जो फर्मा के नियम हम लोगों ने पढ़ा है, उन्हें एक बार फिर से आप लोग पढ़ करके जरूर देख लेना।